आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 जुलाई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 23 जुलाई के। एक्चुअली कल मैं करना भूल गया था, कुछ काम में बिजी हो गया था, तो आज तो दो करंट अफेयर्स आएंगे 22 और 23 जुलाई के। ठीक है, ये एक्चुअली में 23 है, बट ये 22 जुलाई की करंट अफेयर्स है। तो 5 चीजों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे अपने यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स की और अपने लक्ष्य बैच की, जो कि 10,000 का 1 साल का है। और आंसर राइटिंग कोर्स तो हम क्या ही बताएं, सिर्फ 600 रुपए का हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। कैसे आंसर लिखना है, कैसे उसको फ्रेम करना है, टेलीग्राम ग्रुप, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो पहला हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन मेज की बात होगी, राइट, कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। पेपर 3 सुपर इंपॉर्टेंट है। तो भारत में मक्का होता है ना, मेज क्या कहते हैं उसको, तो मेज जो है उसकी खेती में हमको राइस देखने को मिला है, राइट। तो बहुत ही जबरदस्त। तो यहां इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन अब आएगा। देखिए, सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया व्हीट एंड राइस पे, और आज हम स्वायत्त हो गए हैं। 1965 में हमारा इंडिया पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उससे पहले अमेरिका हमको बहुत ही थर्ड ग्रेड के गेहूं प्रदान कर रहा था। और फिर जैसे ही हमने युद्ध लड़ा, उसके बाद मतलब युद्ध में गए तो अमेरिका ने वो भी मना कर दिया। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा कि घर घर में खेती करो, और व्हीट एंड राइस, उसी दौरान ग्रीन रेवोल्यूशन आया। वैसे तो नॉर्मल बोरलॉग इसको फादर माने जाते हैं, बट एमएस स्वामीनाथन इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। अभी जस्ट उनका देहांत हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, CIMMYT और IARI, ये की इंस्टीट्यूट थे। अब जब ये आया तो व्हीट एंड राइस पे एमएसपी भी दिया जाने लगा, तो हर कोई व्हीट एंड राइस उगाने लगा। एक मिनट रुकेगा जरा, एक सेकेंड। जी हाँ, ओके, मैं थोड़ा सा माइक को सही कर रहा था। तो अभी क्या हुआ कि मतलब जैसे ही ये व्हीट एंड राइस पे बात हुई, तो पूरा देश ही व्हीट एंड राइस उगाने लगा। लेकिन एक चीज अच्छी बात हुई कि कभी हमारे सूखा नहीं पड़ा, कभी हम मतलब स्वायत्त रहे हमेशा से, है ना, सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। अब मेज की बारी है। ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया व्हीट एंड राइस में, लेकिन मक्के की बारी है। तो सबसे बड़ी बात, 1999 से 2000 से लेकर अभी तक आउटपुट जो है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। कहां हम 11.5 मिलियन टन पे थे, और आज हम खड़े हुए हैं मतलब 24 साल बाद, 2 दशकों बाद 35 मिलियन टन पे। यील्ड जो है वो भी 3 गुना ज्यादा बढ़ गई, 1.8 से 3.3 टन पर हेक्टेयर। तो मक्के में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। अब 60% जो ये मक्का है हम पोल्ट्री और लाइव स्टॉक को देते हैं, ठीक है ना। 20% जो है वो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत ज्यादा है। जो स्टार्च निकलता है वो वेरियस इंडस्ट्रीज और एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब IARI ने फर्स्ट वैक्सी मेज हाइब्रिड AQWH4 जो है वो डेवलप किया है। इसमें एमाइलोपेक्टिन कंटेंट ज्यादा है। अब एक तरीके से ये जेनेटिक क्रॉप है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। स्टार्च अच्छा खासा इसमें मिलता है। फर्मेंटेशन अगर इंक्रीज होगा तो एथेनॉल यील्ड जो है वो, अब एथेनॉल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी इंक्रीज होगी, राइट। यूपी में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उसमें डिस्टिलर्स हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, और एथेनॉल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाएगा, जो कि मिलेगा आपके स्टार्च से, फर्मेंटेशन से। तो 390 लीटर से 415 से 420 लीटर तक इतना करने की तैयारी है। अब यहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बैंगलोर के साथ पार्टनरशिप की गई है। जो DH टेक्नोलॉजी है, 6 से 8 जनरेशन है, आप समझ रहे हो। तो ये 2 क्रॉपिंग साइकिल पे रिड्यूस कर देता है, ओके, जो लाइन ऑफ डेवलपमेंट है। अभी 29,622 DH लाइंस जो है वो प्रोड्यूस की जा चुकी हैं 2022 तक, जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज और हाई यील्डिंग क्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे। 80% जो भारत का मेज प्लांटेड एरिया है वो इस समय प्राइवेट सेक्टर के पास है, ठीक है ना। इसीलिए आप देख ही सकते हैं कि यील्ड भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अभी पहली जनरेशन तक हाई यील्ड्स जो है वो लिमिटेड है, इसको सेकंड, फोर्थ, थर्ड सब तक ले जाना है। तो की प्राइवेट सीड कंपनीज है मैहिको, श्रीराम, एडवांटा। फ्यूचर की बात करें तो अगर ऐसे ही मेज का एडवांसमेंट होता रहा तो भाई बहुत आपको हर जगह मकई देखने को मिलेगी, मक्का देखने को मिलेगा।
और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अगर ऐसे ही कोलैबोरेशन करते रहे तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में झमाझम बारिश क्यों हो रही है? ला नीना और इंडियन मानसून। तो भाई देखो, अभी तक अल नीनो था, है ना, जीएस पेपर 1 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, हम आंसर राइटिंग ऐसे ही करवाते हैं। ला नीना फोरकास्ट, देखिए अल नीनो क्या होता है? अल नीनो और ला नीना इसको कहते हैं एंसो, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस, ठीक है ना। अब अल नीनो जब भी होगा तो मानसून कम होगा, ला नीना जब भी होगा तो मानसून बढ़िया होगा। अब इसको मैं कई बार अपने लेक्चर्स में समझा चुका हूं, फिर से समझा देता हूं। अगर यहां पे मैप होगा तो हाँ, मैप बहुत बढ़िया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अल नीनो की अगर बात करते हैं, ठीक है, जैसे ये नीचे वाला, ये अच्छा चलिए ऊपर वाला बात करते हैं, ये है ला नीना। यहां पे ये जो है ये आप देख रहे हो साउथ अमेरिका, राइट। साउथ अमेरिका में है गर्म पानी, ठीक है। अब क्या होता है कि ट्रेड विंड्स जो हैं वो तेज हो जाती हैं, हवाएं तेज हो जाती है, तो गर्म पानी जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यहां पे आ जाता है। तो जब गर्म पानी यहां पे आएगा तो मस्त बारिश होगी, राइट, मस्त बारिश होगी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और पेरू में जो है वहां पे हम देखते हैं कि ड्रॉट तो नहीं, लेकिन वो नहीं, पेरू में भी बढ़िया है, क्योंकि जो नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर आ जाएगा। नीचे का ठंडा पानी जब ऊपर आएगा तो नीचे जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर साथ में लेके आएगा, मछली, न्यूट्रिएंट्स। तो पेरू वालों की बल्ले बल्ले। और यहां पे जो भारत है वहां पे क्योंकि गर्म पानी हल्का होता है तो खूब जबरदस्त बारिश होगी। ये कंडीशन है ला नीना जो अभी चल रही है। इसका उल्टा है अल नीनो, ठीक है ना, इसका उल्टा है अल नीनो। अल नीनो में क्या होता है कि जो वार्म वाटर है वो पेरू में आ जाता है, ये वाली कंडीशन। जो पेरू में आ जाएगा तो पेरू में खूब बारिश होगी, भारत में ड्रॉट पड़ेगा, भारत पे सूखा पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है ला नीना, मतलब अल नीनो, ठीक है। पिछली बार मैंने ला नीना बोल दिया था क्या? ओके, ये कंडीशन होती है अल नीनो। तो इसीलिए अल नीनो में, पिछले साल अल नीनो था, भारत में बारिश नहीं हुई और अमेरिका में खूब बारिश हुई, साउथ अमेरिका में। और अभी ला नीनो है, यानी कि भारत में खूब बारिश हो रही है और वहां पे ड्रॉट टाइप कंडीशन है। तो इसको कहते हैं अल नीनो सदर ऑसिलेशंस। ओके, तो इसमें सबसे पहले तो न्यूट्रल फेज होता है, जिसमें वही है कि जो पैसिफिक ओशन होता है वो थोड़ा ठंडा होता है और वेस्टर्न पैसिफिक होता है वो वार्म होता है। तो हवाएं जो हैं वो क्या होगा कि ठंडे से, यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएंगी। अल नीनो मैंने आपको बता दिया, ला नीना वही, ठीक है, कि इसमें स्ट्रॉन्गर विंड सिस्टम होता है जिसमें पैसिफिक ओशन ठंडा हो जाता है। साइकिल इसकी 2 से 7 साल तक चलती है, डिपेंड करता है। तो अभी एंसो की बात करें तो जून 2023 से लेकर मई 2024 तक अल नीनो था, सुपर अल नीनो, जिसकी वजह से भारत में बारिश कम हुई। अब 2020 से लेकर 2023 तक ला नीना था, फिर से ला नीना आ गया है, ठीक है। तो NOAA ने बोला कि अभी सितंबर और नवंबर के बीच में ला नीना डेवलप है, यानी कि भारत में जबरदस्त बारिश होने वाली है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मेन ऑस्ट्रेलिया पे ही आता है ये। तो यहां पे सी सर्विस कंडीशन जो है वो ठंडी होगी। अगेन ला नीना यहां पे मेंटेन रहेगा, तो यहां पे ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट और इधर इंडिया वाले सब जगह मस्त बारिश होगी। ओके, अब एंसो न्यूट्रल सितंबर तक रहेगा और उसके बाद फिर सितंबर और जनवरी तक बहुत तेज, नवंबर में तो पीक आएगा ला नीना का। तो इस बार झमाझम बारिश के लिए तैयार हो जाइए। अब IMD कह रही है कि इस समय 106%, यानी कि नॉर्मल से 6% ज्यादा ही रेनफॉल होगी। दिल्ली में देखा हमने, हिमाचल प्रदेश में देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा, और ये सितंबर तक चलेगी। जुलाई और अगस्त तक प्रॉमिसिंग रेनफॉल, यानी कि 70% सीजनल रेनफॉल। अब वैसे अभी हो गई है इतनी ज्यादा। सितंबर में 15% की सीजनल रेनफॉल होगी, लेकिन इस बार सितंबर में ज्यादा होती है। M राजीवन बोलते हैं कि जो ला नीना थोड़ा सा डिलेड है, अब उसकी वजह से मानसून, क्योंकि देखिए ला नीना भी मैंने बताया नवंबर में आएगा प्रॉपर, मतलब सितंबर में आएगा, सितंबर से जनवरी तक रहेगा, लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि मानसून इंपैक्ट होगा, ठीक है। तो मानसून कैसे आता है इस पर हमने बहुत अच्छे से लेक्चर्स किए हैं। दिव्यांग की बात कर लेते हैं। आपने देखा पूजा खेड़कर पूरा का पूरा उन्होंने जो जिस तरीके से दिव्यांग कोटे में रिजर्वेशन लिया है, बहुत गलत था। पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्य अंग है ये, दिव्यांग, इसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं बोलते हैं। तो क्या है RPWD एक्ट? डेफिनेशन सबसे पहले, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है ना। तो इसमें एडजस्टमेंट किया गया है ताकि इनके राइट्स को दिया जा सके। एक्चुअली क्या है ना, हर इंसान इक्वल है। अगर किसी का कोई अंग काम नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो इक्वल नहीं है, वो भी इक्वल है। तो अब इसमें क्या क्या रैम्प्स बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि कोई PWD कहीं पे ज्यादा है तो वहां पे रैम्प्स बनाए जाएंगे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी जैसे
स्टीफन हॉकिंग की है ना, उनकी चेयर अपने आप चलती है, वो कुछ सोचते हैं तो बात करती है वो। जॉब की रिस्ट्रक्चरिंग, वर्क प्लेस को मॉडिफाई करना, ठीक है। एग्जेम्पशन की अगर बात करते हैं तो जैसे अनड्यू बर्डन, देखिए क्या होता है कि रीजनेबल एकोमोडेशंस की बात की जाती है, जो आरपीडब्ल्यू एक्ट है, ठीक है। तो अनड्यू बर्डन को क्लेम कर सकती है इंस्टीट्यूशन, ताकि आरए को इंप्लीमेंट ना करेंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन इंस्टीट्यूशन का रिलेक्टेंस, सीआरपीडी गाइडलाइंस, सबसे पहली बात, बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस इस एक्ट को जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। अब सीआरपीटी कहती है कि आप बताइए कि आपका अनड्यू बर्डन है क्या, जबरदस्ती कैसे आप बर्डन फील कर रहे हैं। लेकिन यहां पे फाइनेंशियल रिलेक्टेंस, क्योंकि भाई हम क्यों इतना पैसा खर्च करें, क्यों रैंप और इन सब चीजों में, टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च होगा, तो ज्यादातर इंस्टीट्यूशन इससे बचते हैं, ठीक है ना। उनको लगता है कि पीडब्ल्यूडी बहुत ही कम प्रोडक्टिव है, और जो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, रीजनेबल एकोमोडेशन की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई है, पैसा ज्यादा उसमें लगेगा। तो ये चीज है, और कई बार इसका जो डिफेंस है अनड्यू बर्डन का, वो इसी वजह से ही यूज किया जाता है, जिसकी वजह से पीडब्ल्यूडी को राइट्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो एक यूनिफॉर्म लीगल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, ताकि मिसयूज को प्रिवेंट किया जा सके और इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर सके। स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और संविधान तो बोलता ही है, स्टेट को, राज्यों को कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ेगी इक्वालिटी के लिए। सेंसिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले आप इंस्टीट्यूशंस को एजुकेट तो करो, आप सबको बैठाओ और दिखाओ कि कितना ज्यादा जरूरी है, ये आपकी ही तरह है। ऐसा नहीं है कि अगर ये काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई अंग इनका नहीं अगर सही से चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इंसेंटिव ऑफर किया जाना चाहिए, स्पेशली टैक्स डिडक्शन, सब्सिडीज या क्रेडिट्स। कॉस्ट शेयरिंग, जो शेयर्ड आरए कॉस्ट है, वो अगर जो इंस्टीट्यूशंस वाकई में फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, उनके लिए जो कॉस्ट है वो शेयर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो नेशनल फंड एक बनाया गया है पीडब्ल्यूडीज के लिए, सेक्शन 86 के तहत, आरपीडब्ल्यूटी के तहत ये क्रिएट किया जाएगा। ये चीज है। करंट इश्यूज की बात करें तो जो पैसा दिया जाता है वो यूटिलाइज्ड नहीं है पूरी तरीके से, स्कोप रिस्ट्रिक्टेड है, कवरेज लो है। सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो भी पैसा दिया जाता है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज करिए, और एनुअल बजट के थ्रू लगातार पैसा आते रहना चाहिए, तभी हम इनको अच्छे से राइट्स दे पाएंगे। इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे रिसोर्स डेफिसिट असेसमेंट, इंस्टीट्यूशन जो है वो कहते हैं कि भाई हम इतने, हमारे पास पैसा नहीं है, ना ही हमारे पास रिसोर्सेज है, तो अगर आप हमको पैसा देंगे तो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो एक तरीके से रिसोर्स डेफिसिट असेसमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। रिक्वेस्ट जो है वो नेशनल फंड गवर्निंग बॉडी को ये सबमिट कर सकते हैं, ताकि इनको इंसेंटिव मिले। ये चीज है। कहां से ये लिया गया है? अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट 1990 से, ठीक है ना। इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सटर्नल फंडिंग एक्सेस और बाकी अल्टरनेट आरए की भी बात की गई है। फैक्ट फाइंडिंग भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि क्लेम्स को वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। कंसल्ट किया जाता है नेशनल फंड गवर्निंग बॉडी, ये ऑफिस ऑफ चीफ कमिश्नर से कंसल्ट करता है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ओके ना। उसके बाद फिर वेलफेयर अप्रोच, ये इंश्योर करता है कि सबको सही से राइट्स मिले, मतलब कोई ऐसा ना हो जैसे जो पीडब्ल्यूडी के अंडर आ रहे हैं वो अछूता ना रह जाए इससे, ओके। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो वही कि इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस को ये रिड्यूस करता है। पॉजिटिव मार्केट आउटकम है यहाँ पे, ताकि नए और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इससे अच्छा लगे उनको। यूनिफॉर्म लीगल थ्रेशोल्ड की बात करें तो वो भी हमको देखने को मिलती है, ओके। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इजराइल पैलेस्टीन इशू पे क्या बोला है भाई? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इजराइल पैलेस्टीन का वॉर जो है वो रुक रहा नहीं है। हमास जो है वो अभी भी हमले कर रहा है। हमास हमले तो नहीं कर, लेकिन इजराइल दे दनादन मारे पड़ा है। तो आईसीजे की रूलिंग क्या है कि जो वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम जो इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हैं, और अब इसको खत्म कर देंगे। इजराइल ने इसको 6 डे वॉर 1967 के तहत ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। इससे पहले जॉर्डन के पास था। 6 डे वॉर, 6 दिन के अंदर अंदर वॉर खत्म हो गया और इजराइल ने हरा दिया सारे देशों को जितने भी इस वॉर में थे। तो सबसे पहले 1907 का आर्टिकल 42 हेग कन्वेंशन का क्या कहता है? ये कहता है कि एक टेरिटरी, उसको ऑक्यूपाइड हम तभी कहेंगे जब वो हॉस्टाइल आर्मी के अंडर हो, ठीक है ना। ऑक्यूपेशन जो है वो टेम्पररी होगी और सॉवरेनिटी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पूरा अपने, अब जैसे यहां पे इजराइल जो है उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है ना,
लेकिन ये टेम्पररी बेसिस पे है पूरा उसकी एक्चुअल तो ये जॉर्डन की थी ना ये चीज। अब हेग रेगुलेशन और फोर्थ जेनेवा कन्वेंशंस, तो जो ऑब्लिगेशंस है उसमें क्या है कि अगर आपने उस टेरिटरी को मान लीजिए किसी आपने एरिया पे कब्जा कर रखा है तो वहां पे आपको फूड और मेडिकल केयर देनी ही देनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिविलियन पॉपुलेशन ट्रांसफर्स या यूज ऑफ फोर्स आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वहां के लोगों को भगा दिया, अपने लोगों को ले आए या फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन दिसंबर 2022 में यूएनजीए ने रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया। इसमें यह बोला था कि आपको क्या लगता है, आप इजराइल पे अपनी ओपिनियन दीजिए। और यहां पे इन्होंने अपना ओपिनियन दिया। रेजोल्यूशन जो है 87 वोट से पास हुआ, 27 अगेंस्ट थे और 53 एब्सटेंशंस थे। कि आखिरकार जिस तरीके से इजराइल ने जो पैलेस्टीन को ऑक्यूपाई करके रखा है उसकी जो पॉलिसी है इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूशलम उसके तहत, ठीक है ना, तो जो आईसीजी ने बोला था। अब आईसीजी की फाइंडिंग्स क्या हुई? सबसे पहली बात तो लीगल स्टेटस की बात करें तो यहां पे ड्यूरेशन की बात नहीं है, इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द ड्यूरेशन। लेकिन यहां पे पावर, पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस इन तीनों के ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो एक तरीके से ये वायलेशन है। तो आर्टिकल 49 फोर्थ जेनेवा कन्वेंशन का क्या कहता है? जो इजरायली सेटलमेंट है एक्चुअली दे वायलेट, जो प्रोहिबिशन होता है ना, ट्रांसफर द ऑक्यूपायर सिविलियन पॉपुलेशन इनटू ऑक्यूपाइड टेरिटरी। इसका मतलब जैसे इजराइल ने कोई ऑक्यूपायर कुछ ऑक्यूपाई करके रखा हुआ, जैसे यही यहां पे जो वेस्ट बैंक है, तो यहां क्या है कि इजराइल अपनी पॉपुलेशन को यहां पे बसा रहा है, तो ये प्रोहिबिशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ऑक्यूपायर सिविलियन पॉपुलेशन जो है ऑक्यूपाइड टेरिटरी पे आप नहीं कर सकते, तो ये वायलेट कर रहा है। तो इजराइल का पहला वायलेशन। फिर आर्टिकल 46, 50 टू 55 क्या कहता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल एनवायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन जो है ये क्यों है? लैंड कॉन्फिस्केशन और रिक्विजिशन। एक तरीके से आपने प्रोटेक्शन के नाम पे नेचुरल एनवायरमेंट, सिविलियन ऑब्जेक्ट्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो ये गलत है, ये भी इजराइल वायलेट कर रहा है। आर्टिकल 43 की बात करें तो इजराइल एप्लीकेशन जो है, जो उसके खुद के लॉस हैं, ठीक है ना, उसको भी ये वायलेट करता है। मतलब इजराइल के संविधान में भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो एक तरीके से दिक्कत है। और इजराइल को बोला गया है कि भैया आप इसको, मतलब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला वो आप मानिए। अब इजराइल कहता भागे यहाँ से, भाड़ में जावे। तो वायलेंस अब इजरायली सेटलर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो वहां के जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके खिलाफ बहुत वायलेंस करते हैं, ठीक है। परमानेंट कंट्रोल है भैया यहाँ पे, इजराइल की पॉलिसीज और प्रैक्टिस है वो इनडेफिनिट कंट्रोल है। भाई एक बार इजराइल ने अगर कुछ ऑक्यूपाई कर लिया तो आप भूल जाइए वो आपको कभी देने वाला है, ठीक है ना। तो यही चीज है, सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। एक तरीके से रेस, रिलीजन और एथनिक ओरिजिन के नाम पे इजरायली लॉज और प्रैक्टिस जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते हैं कि जो यहूदी है उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा, हमको फर्क नहीं पड़ता हम किसको मार रहे हैं किसको कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया तेल लेने, है ना। तो वही चीज। और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इजराइल कहता है कि भैया हम करेंगे, लेकिन पैलेस्तीन कहते हैं कि हमारा तो भाई हम खुद से डिसाइड करेंगे ना कि हमको कहां रहना है, कैसे रूल करना है। इजराइल कहता भाग ऐसे, हमने ऑक्यूपाई किया तुमको तो हम ये देखेंगे। आईसीजे का मैंडेट की बात करें, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मैंडेट की बात करें, तो वही बता रहे कि इजराइल अभी इसी वक्त जो भी इलीगल ऑक्यूपेशन है और न्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज को खत्म करे और वहां से हट जाए। इजराइल कहता है बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो। रोग वेव्स, चलो पेपर 3 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो रोग वेव्स क्या है? रोग वेव्स वो होती है जो कि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती है, समुद्र में इतनी बड़ी लहरें कई बार शिप्स तक पलटा देती है ये। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसान की जिंदगी और शिप्स के ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मैथमेटिशियन थॉमस ब्रूनंग और बालकुमार बालचंद्रन, उन्होंने एक एआई प्रोग्राम डिप्लॉय किया है, मतलब डेवलप किया है, जो बताती है कि रोग वेव मतलब 5 मिनट पहले ही आपको वेव्स का पता चल जाएगा, मॉन्स्टर वेव्स जिसको बोलते हैं। तो वही है कि जो बाकी वेव्स है इससे 2 गुनी साइज की होती हैं ये वेव्स, ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि देखिए जो वेदर सिस्टम है उससे ये डिटरमाइन होती है। लोकल विंड्स, आमतौर पे लोकल विंड्स और आपकी जो ग्रेविटेशनल पुल है चांद का, वो वेव्स को डिटरमाइन करता है। बट यहां पे जो वेदर सिस्टम है टोटल ऑल ओवर, वो इसको डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कई बार जो वेव्स वो कंप्रेस होती हैं। ऐसे मान लीजिए कि जैसे अगर कोई चीज मैं दबा रहा हूं तो वो दब रही है, जब मैं छोड़ूंगा तो वो बहुत तेजी से फटेगी, है ना। तो कंप्रेशन जब होती है तो अब
जब भी कंप्रेस होगा तो भाई कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। जैसे मान लीजिएगा बैलून दबा रहे हो तो भाई उसके जो आगे वाला पीछे वाला हिस्सा है वो फूल भी तो जाता है। तो यही होता है यहाँ पे। अब रोग वेव्स का इंपैक्ट बहुत भयानक है। 2011 से लेकर 2018 386 डेथ्स हुई हैं और 24 शिप्स डूब गए। इसीलिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब एआई का जो मेथड है इसमें बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को यूटिलाइज किया गया है, ठीक है ना। और यहां पे 20 मिनट की रिकॉर्डिंग, 20 मिनट्स रिकॉर्डिंग यहां पे बताई गई है, जिससे रोग वेव्स खत्म। रोग वेव सैंपल 20 मिनट वही बताया कि, और नॉन रोग वेव सैंपल जो है वो एआई को उसको ट्रेन करेंगे तो 1 मिनट में एडवांस में 75% एक्यूरेसी, और 5 मिनट पहले आपको पता चलेगा तो 73% एक्यूरेसी है। यानी कि एक तरीके से 75% एक्यूरेसी के साथ आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये चीज है। अब इसमें देखिए अभी तो वैसे और डेटास की जरूरत है, क्योंकि वाटर डेप्थ, विंड स्पीड, बायोलोकेशन, ये सब चीजें फिजिकल क्वांटिटीज है जो इन सारी चीजों को बनाएंगे, और एडवांस यही स्ट्रक्चर है तो एक तरीके से बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो ये लेक्चर था, ये 22 जुलाई के करंट अफेयर्स थे। 23 जुलाई के करंट अफेयर्स मैं आज ही अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।